जेम्स गन एक ऐसा इंसान जिसे आजकल लोग डीसीयू के नए पप्पा के नाम से भी जानते हैं और इन जनाब ने अपने नए डीसीयू की शुरुआत की है एक एनिमेटेड सीरीज से जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको कोई भी नहीं जानता, वो भी एक ऐसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जिसे भी कोई नहीं जानता। तो भाई इतना जान लो कि बंदा डेयरिंग तो है, क्योंकि अगर ये शो भी नहीं चला तो डीसीयू इस जन्म में तो अपना कमबैक कभी नहीं कर पाएगा। वैसे इस सीरीज में जेम्स गन ने डीसीयू के प्राचीन गलती को दोहराया है और इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये शो क्यों इतना अंडररेटेड रह गया और क्यों पीजे एक्सप्लेन, बीएनएफ टीवी, कॉमिक वर्स या अपने देसी नट भाई जैसे बड़े क्रिएटर्स ने भी इस पे वीडियो बनाने का कष्ट नहीं किया, ये जानते हुए कि ये डीसीयू का पहला ऑफिशियल प्रोजेक्ट है। खैर, अब उन्होंने नहीं किया तो ये महत्वपूर्ण कदम किसी को तो उठाना होगा। वैसे मैं अभी से स्पष्ट कर दूं कि ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। क्रिएचर कमांडो की सीरीज को देख के मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको मैं आपके सामने बस प्रकट कर रहा हूं। तो बच्चा लोग, खेला शुरू करते हैं। तो ये एक एनिमेटेड शो है, या मैं कहूं एक अडल्ट एनिमेटेड शो है, पर इतना भी नहीं जिसे देखने के बाद तुम सब अपनी रातें रंगीन कर सको। वैसे पिछले 3 महीनों में हमें 3 एनिमेटेड शोज देखने को मिले हैं जिनमें सबके एनिमेटेड स्टाइल अलग थे। वैसे डीसीयू ने हमेशा से ही एनिमेशन में महारत हासिल की है। हाँ, अब ये बात अलग है कि ये बात एमसीयू वालों को हजम नहीं होगी। इवन डीसीयू के एनिमेशन प्रोजेक्ट्स में तुम्हें कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जहाँ 2001 के जस्टिस लीग एनिमेटेड शो से डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स और फिर टुमारो वर्ड्स, एनिमेशन हर शो हर मूवी के साथ बेहतर ही हुआ है। क्रिएचर कमांडो के शो में तुम्हें टुमारो वर्ड जैसा ही एनिमेशन देखने को मिलेगा, जहां कैरेक्टर्स के ऊपर में एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जो कि एक कॉमिक बुक वाला फील देता है। अब देखो, जेम्स गन की एक खासियत है उनका म्यूजिक में टेस्ट और उस म्यूजिक को सही जगह यूज करना। जहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में हमने पहली बार देखा था कि कैसे जेम्स गन रेट्रो सॉन्ग्स को ब्लेंड करते हैं हर सिचुएशन के साथ। और इस शो में भी तुम्हें ये देखने को मिलेगा, बल्कि 10 गुना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यार, इसके लिए जेम्स गन को एक चुम्मा तो मिलना ही चाहिए। वो भी उदित नारायण से। वैसे इस शो का इंट्रो सीक्वेंस जो है वो भी इतना अच्छा है कि तुम्हें स्किप करने का मन नहीं करेगा। हाँ, अब ये बात अलग है कि वो बस 37 सेकंड का ही है। तो अगर इस शो के प्लॉट की बात की जाए तो प्लॉट कुछ इस प्रकार से है कि एमेंडा वॉलर एक टीम बनाती है जिनमें कि कुछ गिने चुने कैदी होते हैं और उन कैदियों के पास में कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। उन्हें मॉन्स्टर्स बोला जाता है, पर वो हमेशा से ही मॉन्स्टर्स नहीं थे, वो इंसान थे जो कि बुरे हालात के चलते मॉन्स्टर्स बन गए। और इन सब का कैप्टन होता है स्टीव रॉजर्स। सॉरी यार, बुरी आदत पड़ी है। तो एक्चुअल में इन सब का कैप्टन रहता है रिक फ्लैग और इन सब को एक मिशन पे भेजा जाता है जहां इन्हें समुद्र तट की एक रानी को बचाना होता है। और बस इतना ही। हाँ, एक ट्विस्ट तो है, पर वो मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए तुम्हें ये शो देखना पड़ेगा। अब इसी दौरान ये सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, जहां ऑडियंस भी इन कैरेक्टर्स को जानती है। जहां रिक फ्लैग की बैक स्टोरी हमें इतनी नहीं बताई जाती, बस इतना ही बताया जाता है कि रिक फ्लैग जूनियर, जो कि उसका बेटा होता है, उसके मौत के बाद रिक काफी दुखी रहता है। और यहाँ पे ही मैं वो पॉइंट रखना चाहूंगा जो कि मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि जेम्स गन डीसी की एक प्राचीन गलती को इस सीरीज में वापस से दोहरा रहे हैं। क्योंकि जब क्राइसिस रिबूट हो रहा था तो डीसी ने उस टाइम पे कुछ कैरेक्टर्स रख लिए थे अपने नई डीसी यूनिवर्स के लिए, और कुछ कैरेक्टर्स को तो खत्म कर दिया था, या कह लो कि उनके वर्जन को खत्म कर दिया था। पर नए डीसीयू में भी ये लोग कुछ ऐसा ही अपना रहे हैं, जहां 2021 वाली द सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर दोनों ही कैनन हैं, बस कहने के लिए। पर जो पीसमेकर की एंडिंग है वो कैनन नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग तो कुछ एलिमेंट्स उठा रहे हैं, जैसे इस शो में भी हमें कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं सुसाइड स्क्वाड के। अब इससे 2 प्रॉब्लम हो सकती है। पहला कि ऑडियंस फिर से कंफ्यूज होगी, जो कि आप सब हो रहे हो, मुझे पता है। दूसरा, मेकर्स भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जब आगे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो क्या कैनन है और क्या कैनन नहीं, ये सोचने और समझने में तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या बैठ भी सकती है, मुझे नहीं पता। पर देखते हैं कि ये क्या मोड़ लेगा। तो अगर आगे बढ़ें तो रिक फ्लैग जिस प्रिंसेस को बचाने के लिए निकलता है वो उसी को पेल आता है, यानी कि लिटरली पेल ही देता है।
वैसे इस शो की मेन कैरेक्टर शायद ब्राइड है, क्योंकि उसी की ही स्टोरी लास्ट एपिसोड तक प्रोग्रेस करती रहती है, जिसका पीछा फ्रैंकेस्टाइन करता रहता है। वैसे फ्रैंकेस्टाइन का आर्ट वर्क हमारे लखनऊ के कुछ चुनिंदा लड़कों से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जहां ब्राइड के लाख बार मना करने के बावजूद फ्रैंकेस्टाइन उसे बात करने के पीछे पड़ा रहता है। जानवरों को उनका हक दिलाते हुए जेम्स गन इस शो में भी एक एनिमल कैरेक्टर को रखे हुए हैं। वैसे कोई जेम्स गन को जाके बताओ कि अगर उन्हें जानवरों से इतना ही प्यार है तो 2-4 जानवरों को तो मैं भी जानता हूँ। वैसे विजल मेरे दोस्तों की तरह ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे तुम प्यार करना तो चाहोगे पर कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो साले कभी भी दांत काट लेते हैं विजल की ही तरह। जिसके बाद जीआई रोबोट की कहानी बहुत ही अच्छी है, पर यार कैसे न कैसे करके ये लोग नार्जिस को ले ही आते हैं, पर ये भी सही है। डॉक्टर फॉस्फोरस जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, इसकी भी स्टोरी काफी अच्छी है। इट्स लाइक कि और फिर ये जल परी पापा की परी नीना। वैसे इसकी बैक स्टोरी में एक ट्विस्ट है जो कि ये सीरीज देखोगे तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। तो अब अगर मैं इस शो को एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो ये शो एकदम मेरे चैनल की तरह ही है, एकदम अंडररेटेड। तो मेरी मानो तो इस सीरीज को एक बार तुम्हें देखना चाहिए। प्लॉट के लिए ना सही, पर ये सारे कैरेक्टर्स तुम्हें पसंद आएंगे, पर उससे भी ज्यादा तुम्हें इन सब की बैक स्टोरी पसंद आएगी। इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी इतनी ज्यादा बढ़िया है कि तुम्हें सालों साल ये याद रहेगा कि भाई तुमने देखा क्या था। एक बार तो तुम अपने बाबू के बर्थडे को भूल सकते हो, पर इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी को कभी नहीं। और इस शो के स्क्रीन प्ले पे 4 चांद लगाता हुआ जेम्स गन का रेट्रो म्यूजिक, सभी सिचुएशन, हर कैरेक्टर की सिटिंग पे मैच करता हुआ म्यूजिक, यानी कि सब कुछ मान लो। पर देखो यार, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये शो एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये शो तब लिखा गया था जब जेम्स गन डीसी के करता धरता नहीं बने थे। देखो नो डाउट राइटिंग कमाल की है, और हर कैरेक्टर के प्रेजेंट सिचुएशन से जो पैरेलल ड्रॉ करती हुई उनकी बैक स्टोरी जो एक्सप्लोर की गई है, वो तुम्हें बोर तो बिल्कुल नहीं करेगी। स्टोरी के नाम पे बस एक मिशन है, और शिकायत के नाम पे बस एक छोटी सी शिकायत, जो कि शायद तुम्हें भी ना पसंद आए। जब ये शो इतना ऑसम और ग्रेसफुल बनाया ही था तो इस सीरीज की थोड़ी लेंथ भी बढ़ा देते, जिससे इस शो के सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफी इन्हांस आता। खैर अब जो है सो है, पर हाँ इसे सीजन 2 के लिए भी रिन्यू करने के लिए आगे भेज दिया गया है। पर एक बात ये भी है कि अभी भी मोस्ट ऑफ द पब्लिक को शो के बारे में पता ही नहीं है। वो अभी भी डीसीयू का पहला अपकमिंग ऑफिशियल प्रोजेक्ट सुपरमैन को ही मान के बैठे हैं। पर यार क्या ही फायदा, अब उस पे भी लफड़ा और ट्रोलिंग तो जनता ने स्टार्ट ही कर दी है। खैर वापस से अपनी गाड़ी अगर क्रिएचर कमांडो पे ले आए तो यार ये शो इतना अंडररेटेड क्यों रह गया? तो तुम मानो या ना मानो, इसमें तुम्हारी और उन बड़े क्रिएटर्स की गलती है जिन्होंने इसके बारे में बात तक नहीं करी, और हम जैसे छोटे कैरेक्टर्स ने इस पे वीडियो इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि इस सीरीज को बहुत कम लोग जानते हैं, कैरेक्टर को कोई नहीं जानता, तो इस पे व्यूज आने से रहे। पर फिर वही बात आ जाती है कि लोग इस वजह से नहीं जानते क्योंकि बड़े क्रिएटर्स ने इनका जिक्र ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक लूप की तरह है। वैसे ये शो इतना ऑसम तो था कि इसका जिक्र होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। अगर तुम सब अपने बाबुओं के 1000 गलती करने के बाद भी उनको दूसरा चांस दे सकते हो तो डीसीयू को क्यों नहीं? वैसे क्रिएचर कमांडो तुम जियो सिनेमा पे भी देख सकते हो मात्र 29 रुपए में। बस तुम्हें 2 सिगरेट के पैसे छोड़ने पड़ेंगे। तो यार देख लो, वरना अंबानी जी के घर में कोई और शादी या फंक्शन पड़ा तो रेट बढ़ जाएगा। तो यार फिलहाल के लिए दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर चाहो तो, और यहाँ तक पहुंचे हो तो।